पूर्ण स्वतंत्रता की मांग वाले यूनिट में हम लोग कई चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, गांधी इरविन समझौता, सबने अवज्ञा आंदोलन, विभिन्न गोलमेज सम्मेलन, उन सारी चीज़ों में भारतीयों द्वारा लगातार यही प्रयास किया गया कि कुछ ऐसे प्रयास हम लोगों द्वारा लगातार जारी रहें जिससे अंग्रेज हमें स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाए। चाहे वो उदारवादी हों, चाहे अनुदारवादी हों, सभी लोगों की गतिविधियों का केंद्र बिंदु वही था कि भारतीयों को स्वतंत्रता किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से मिले। उसी के उलट अगर हम लोग अंग्रेजों के दृष्टिकोण को देखें तो उनका जो मेन बिंदु था वो ये था कि जो भारतीय संगठित हैं और संगठित होकर लगातार हम लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलनों को कैसे कुचला जाए और कौन कौन सी ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे इनके आंदोलन जो हैं वो कमज़ोर पड़े और हम लोगों को उसमें काफ़ी सुविधा मिले और हम लोगों का शासन या भारत पर जो हमारा उपनिवेशी राज्य है वो अधिक समय तक बना रहे। तो उसी के क्रम में हम लोग आज पूना पैक्ट के बारे में जानेंगे, क्या थी इसकी गतिविधियां। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग गोलमेज सम्मेलन पढ़ रहे थे या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन को हम लोगों ने देखा। सबने अवज्ञा आंदोलन जब अपने चरम पर था, ऐसी स्थिति में गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड इरविन इंग्लैंड में विभिन्न गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाता है। उसमें भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वो भी 89 प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों के थे। उन लोगों के उसमें पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई बेनिफिट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं मिल पाया। कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन से अलग ही रही। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में काफ़ी मध्यस्थता के बाद, चाहे वो भारत सचिव का हो चाहे वायसराय का हो, काफ़ी मध्यस्थता के बाद जब ये तय हुआ कि कांग्रेस इसमें भाग लेगी तो गांधी जी इंग्लैंड गए। वहाँ पर उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन वहाँ पर भी अंग्रेजों की उसी कुटिल चाल का नतीजा था कि गांधी जी संतुष्ट नहीं हुए और खाली हाथ ही वहाँ से वापस लौट आए। तो ये जो विभिन्न क्रियाकलाप थे वो भारतीयों को उनके जो लगातार संघर्ष हो रहे थे उन संघर्षों से विलग करने के लिए अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे थे। चाहे फूट डालो राज करो की नीति हो, या चाहे बेलेजली की सहायक संधि हो, या डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो, जितनी भी नीतियां थी उन सारी नीतियों से भारतीय जनमानस पूरी तरीके से ऊब चुका था। उसी में जैसे हम लोग 1909 का पार्लियामेंटो सुधार पढ़ते हैं तो उसमें प्रथम बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, या हम लोगों ने 1905 में करजन के समय में बंगाल विभाजन देखा था। तो बंगाल विभाजन भी जो था वो अंग्रेजों की पूर्ण मंशा यही थी कि यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम एकता का एक सामंजस्य बना है उस सामंजस्य को कैसे तोड़ा जाए, उसी का प्रतिफल था बंगाल विभाजन किया जाना। उसके लिए बहुत सारा आक्रोश भी निकल कर सामने आया, तमाम प्रकार की बातें रहीं और अंततोगत्वा जब 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है तो उसको वापस भी लिया गया। तो उसी क्रम में सबने अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन हम लोग पढ़ चुके थे। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इंग्लैंड चले जाते हैं पार्टिसिपेट करने, तो भारत में जो सबने अवज्ञा आंदोलन था उसको अंग्रेजों ने बहुत ही बर्बरता के साथ कुचलने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया। तो उसका प्रतिफल ये रहा कि ये आंदोलन जो था वो कमजोर पड़ गया और बाद में फिर गांधी जी को अंग्रेजों ने जेल में भी डाल दिया था। तो गांधी जी जैसे ही जेल से छूटे तुरंत उन्होंने उसी सबने अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति की और 3 जनवरी 1932 से सबने अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ और 7 अप्रैल 1934 तक ये लगातार चलता रहा। और वहाँ पर
जब इसके कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं निकल कर आए तो गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या और भी जो गणमान्य नेता थे, सभी लोग गांधी जी के इस प्रकार के आंदोलन को स्थगित कर देने से काफी मृदु आलोचना भी करते हैं। जैसे हम लोग पूर्वज में असहयोग आंदोलन जब पढ़ रहे थे, तो चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो उस समय भी भारतीय क्रांतिकारियों का जो एक संगठन था, वो लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे। उसी प्रकार की बातें यहाँ पर भी थी। तो जब इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, तो वहां पर महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की जो मेहनत तथा कुर्बानियां थी, उन सब पर पानी फेर दिया। तो कुछ गांधी जी का कांग्रेस से कुछ समय के लिए मनमुटाव भी हो जाता है और वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। फिर हम लोग जानते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है, जिसमें 46 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ और यह सम्मेलन भी बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। अब इस सम्मेलन के समाप्त होने के बाद की आगे की गतिविधि बनती है सांप्रदायिक निर्णय की। अब यहाँ से हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री तत्कालीन समय के हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अब अपना फैक्ट में सबसे पहले हम लोगों को सांप्रदायिक निर्णय ध्यान रखना है। सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्णय ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो तत्कालीन समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को हमें ध्यान में रखना है। रैमजे मैकडोनाल्ड इन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की और ये घोषणा कब हुई? 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे या यूं कह लें प्रमुख बिंदु थे कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों की जो संख्या है उसको दोगुना कर दिया जाए। इसके जो प्रमुख प्रावधान किए गए उसमें ये प्रावधान किया गया कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में जो सदस्य है उन सदस्यों की संख्या को दोगुना कर दिया जाए। उसके अलावा मुसलमान, सिख और भारतीय ईसाइयों के साथ, चूंकि इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तो की ही जा चुकी थी, सिख, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए उनके साथ साथ हरिजनों के लिए भी अलग से निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। क्योंकि अब ये जो सांप्रदायिक निर्णय की बात आई, इस निर्णय की जड़ में जो बात थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार की एक प्रकार की चाल थी कि वो हरिजनों को हिंदुओं से पृथक करके निर्वाचन का अधिकार उनको प्रदान करना चाह रहे थे, जिससे जो मजबूती मिली थी राष्ट्रीय आंदोलन को या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का जो एक आधार धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, उस आधार को कमजोर करने के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई। इसी व्यवस्था से आगे जाकर या इस व्यवस्था को कैसे एक लेवल पर लाया जाए, गांधी जी उसके लिए लगातार प्रयासरत थे। इस बारे में गांधी जी ने तमाम प्रकार की बात, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार से हिंदुओं में फूट पड़े। इस सांप्रदायिक निर्णय के बारे में उन्होंने यहाँ तक कहा या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या फिर मुझे इस बीच से हटा दो, या मेरी अंतरात्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। तो जैसे गांधी जी के अंतर्मन में अगर इस प्रकार के विचार थे तो वो अंग्रेजों की मंशा को भली बात जान रहे थे या समझ रहे थे कि अगर इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की तो जो हमारा एक तबका एक में संगठित है, धीरे धीरे वो अलग थलग पड़ जाएगा
और अंग्रेजों की मानसिकता को वहीं से मजबूती मिलने लगेगी। लेकिन जो व्यवस्थाएं उन्होंने लागू की, वो व्यवस्थाएं कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ प्रभावी रही। तो उसी के एवज में 26 सितंबर 1932 को, अब हमको ये ध्यान रखना है, 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ इसी मुद्दे को लेकर के, जो हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। उस व्यवस्था के तहत जो समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य, उसी को आधुनिक भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि पूना पैक्ट से संबंधित क्या क्या कौन कौन लोग संबंधित थे। तो दो लोग स्पेशली रूप से, महात्मा गांधी और दलितों की तरफ से या हरिजनों की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दो लोग इसमें शामिल थे समझौते में। और इसके तहत ये प्रावधान किया गया इस समझौते के तहत कि हरिजनों के लिए विधान मंडलों में सुरक्षित स्थान जो 71 हैं उनको बढ़ा करके 148 कर दिया गया। तो इसमें 26 सितंबर हम लोगों को पहले ध्यान रखना है, 26 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। किसके किसके मध्य? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। और इसमें जो प्रमुख और स्पेशली प्रावधान था, तो वो विधान मंडलों में जो हरिजनों के लिए 71 सीटें निर्धारित थी, इसको बढ़ा करके 71 सीटों से 148 कर दिया गया। ये मेन प्रावधान थे पूना पैक्ट के।